नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, अंकेक्षण अपन पढ़ रहे हैं और अंकेक्षण के अंदर अपना 5वां टॉपिक चल रहा है। कल अपन ने ये टॉपिक प्रारंभ किया था। आज की क्लास और कल की क्लास इसी टॉपिक पर रहेगी। उसके बाद में अपना अगला टॉपिक आएगा कंपनी अंकेक्षण और सरकारी अंकेक्षण। वो टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है दोस्तों, महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद में अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में, ऑडिट सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आखिरी टॉपिक होगा। यानी कि कल की क्लास के बाद अपने 2 टॉपिक बचेंगे। दोस्तों, अंकेक्षण के संबंध में संपत्तियों के अपन ने कल संपत्ति मूल्यांकन के बारे में, वेरिफिकेशन के बारे में और संपत्तियों के मूल्यांकन के बारे में देखा था। आज मूल्यांकन संबंधित कुछ सिद्धांत है संपत्तियों के मूल्यांकन वैल्यूइंग करने के लिए कि यह संपत्ति कितने रुपए की है, ये वैल्यू निर्धारित करने के लिए उनके कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों पर आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, संपत्तियों का मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन। दोस्तों, संपत्तियां कई प्रकार की होती हैं। मैं थोड़ा सा परिचय के रूप में आपको समझा देता हूं, क्योंकि अपने को इतना ही समझना है। अकाउंटिंग में आपने वैसे समझ लिया होगा स्थायी संपत्ति। ये स्थायी संपत्ति का मामला क्या है दोस्तों? स्थायी संपत्ति किसको कहते हैं? तो दोस्तों, स्थायी संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग 1 वर्ष, एक वर्ष से अधिक समय तक व्यवसाय में क्या होगा? आ, ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग 1 वर्ष से अधिक समय तक व्यवसाय में क्या हो उपयोग, जिसका उपयोग, ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग 1 वर्ष से अधिक समय तक व्यवसाय में हो, ऐसी संपत्ति दोस्तों स्थायी संपत्ति कहलाती है। जैसे कोई मशीन है, कोई फर्नीचर है, मशीन है, कोई फर्नीचर है, तो दोस्तों ये स्थायी होता है। दोस्तों, ये स्थायी होता है। मशीन कई वर्ष तक काम करेगी, फर्नीचर भी कई वर्ष तक कार्य करेगा। लैंड है, भूमि, भूमि तो वैसे चिर स्थायी है। तो दोस्तों, भूमि, इसी प्रकार से बिल्डिंग, दोस्तों बिल्डिंग, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, तो दोस्तों इस प्रकार की जो भी संपत्तियां होती है वो स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। अब स्थायी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जिनका उपयोग 1 वर्ष से अधिक समय तक व्यवसाय में हो, उनको स्थायी संपत्ति कहेंगे। अपन एकदम परिचय के रूप में पढ़ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा स्थायी संपत्ति कौन सी होती है। अब दोस्तों, साल के अंत में अपनी स्थायी संपत्तियों का भी अपन क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर अपने को स्थायी संपत्तियों को दिखाना है। और दिखाना क्यों है? कि बैलेंस शीट से ही अपनी आर्थिक स्थिति का पता लगेगा। तो स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों जो विधि काम में आती है, सिद्धांत है, इसके संबंध में कुछ वो अपन देखेंगे। स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन यदि संस्था में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है दोस्तों, अपन रफ पेज में समझते हैं। दोस्तों, स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पालन हो। अब ये दोस्तों गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? चालू संस्थान अवधारणा। दोस्तों, ये एक अवधारणा है, एक सिद्धांत है। दोस्तों, ये आप अकाउंटिंग में वैसे पढ़ लिया होगा। अपने टॉपिक में लेखांकन की अवधारणाएं शामिल हैं जूनियर अकाउंटेंट में, और किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। ऑडिट
के पॉइंट ऑफ व्यू से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है कि दोस्तों अपना व्यवसाय कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। व्यवसाय कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो अपने को क्या लगेगा, मान लो अपना व्यवसाय अच्छा चल रहा है और अच्छा ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट, अच्छा लाभ कमा रहे हैं अपन, तो दोस्तों अपने का अपना अच्छा व्यवसाय चल रहा है, अच्छा लाभ कमा रहे हैं, तो दोस्तों अपन अपने व्यवसाय को क्या बंद करेंगे क्या? कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति व्यवसाय को बंद करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा कभी भी। और ये भी कोई डिसाइड नहीं रहेगा कि कब तक अपन चलाएंगे। जब तक दोस्तों व्यवसाय अच्छे से चलता रहेगा, लाभ में चलता रहेगा, तब तक अपन चलाएंगे। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी कि व्यवसाय निकट भविष्य में बंद होने की कोई संभावना नहीं है। अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पालन कर रही है संस्था, यानी कि संस्था का व्यवसाय अच्छा चल रहा है, लाभ में चल रहा है, तो व्यवसाय अपना व्यवसाय होगा तो अपन उसको दीर्घ काल तक, लंबे समय तक चलाएंगे। तो जब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहलाता है, निकट भविष्य में बंद होने की कोई संभावना नहीं हो, आने वाले सुदीर्घ समय तक व्यवसाय चलता रहेगा, ऐसा आज के समय पे अपने को अनुभव हो रहा है, कोई संभावना नहीं लग रही निकट भविष्य में व्यवसाय के बंद होने की, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पालन कहा जाता है। अब दोस्तों स्थायी संपत्ति ऐसी संस्था है जिसके गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पालन हो रहा है, यानी कि निकट भविष्य में बंद होने की कोई संभावना नहीं है। तो वो संपत्ति का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? कोस्ट पर मूल्यांकन करेंगे। किस पर दिखाएंगे संपत्ति को? कोस्ट पर दिखाएंगे, लागत मूल्य पर। दोस्तों अपन ने लागत मूल्य की परिभाषा कल वाली क्लास में अपन पढ़ के आए थे। उपयोग करने की स्थिति तक लाने में जो संपत्ति में लागत आती है वो लागत मूल्य कहलाता है। जैसे खरीदी अपन ने तो परचेज मूल्य प्लस जोड़ देंगे उसमें गाड़ी का भाड़ा लाने का, मशीन को, प्लस इंजीनियर उसको सेट करेगा उसका खर्चा, कोई मजदूरी लगी है तो उसका खर्चा। इस प्रकार से जो भी उसकी टोटल उसको उपयोग लाने की स्थिति तक लाने में जो भी खर्चा हो रहा है वो सब लागत मूल्य कहलाता है। तो स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन यदि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पालन हो रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को हिंदी में सुदीर्घ संस्थान कहते हैं, सुदीर्घ संस्थान का पालन हो रहा है, गोइंग कंसेंट सतत संस्थान भी कह सकते हैं का पालन हो रहा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का अगर पालन हो रहा है तो दोस्तों स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाएगा, कोस्ट पर मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों आज 50,000 की संपत्ति है, एक वर्ष बाद दोस्तों इसका मूल्य आपको पता है घटेगा। क्या होगा? घटेगा। एक वर्ष बाद इसका मूल्य में क्या आएगी? कमी आएगी। तो उस कमी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। हिंदी में डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास, मूल्यह्रास कहते हैं दोस्तों। तो क्या होगा? अगले साल घटेगा, वर्ष के अंत में एक साल इस संपत्ति को अपन उपयोग में ले लेंगे तो मूल्य में कमी आएगी इसके में। तो दोस्तों मूल्य में कमी आएगी तो अपन बैलेंस शीट अपनी बनाएंगे लास्ट में साल के अंत में, तो उसमें अपने लेखों में संपत्ति को 50 पर थोड़ी दिखाएंगे। वर्ष के अंत में जितनी मूल्य में कमी आ गई, मूल्यह्रास हो गया, उसको घटाकर दिखाएंगे कि आज के दिन ये हमारी संपत्ति 40,000 की बची है। तो दोस्तों आपसे पूछे स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पालन हो रहा है तो कोस्ट प्राइस पर मूल्यांकित किया जाता है। कोस्ट में से प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो कोस्ट पर मूल्यांकन आ जाएगा। अब अगली बात है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पालन ना हो, इसका पालन नहीं हो रहा, ये लग रहा है कि अगले वर्ष ही इसी वर्ष संस्था क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। आर्थिक स्थिति व्यवसाय की खराब है, व्यवसाय के भविष्य में
प्रॉफिट में आने की कोई संभावना है, लाभ होने की व्यवसाय से, तो कोई भी व्यक्ति होगा सामान्य बुद्धि का व्यवसाय को क्या करना चाहेगा, बंद। तो इस वर्ष अगर अंत में व्यवसाय को बंद करेगा तो दोस्तों क्या हो रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि व्यवसाय निकट भविष्य में ही बंद हो रहा है। तो मूल्यांकन वसूली मूल्य पर किया जाएगा। तो दोस्तों वसूली मूल्य पर मूल्यांकन किया जाएगा। वसूली मूल्य की परिभाषा अपन कल वाली क्लास में अपनी में पढ़ के आए थे कि जब आज के दिन अगर इस मशीन को बेचे तो जितने रुपए में बिकेगी उस मूल्य पर संपत्ति को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो ये हो गया मूल्यांकन वसूली मूल्य पर। अब दोस्तों चालू संपत्ति का मूल्यांकन। अभी तो अपन ने स्थायी संपत्ति की बात की थी, अब अपन चालू संपत्ति के मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले चालू संपत्ति होती क्या है थोड़ा सा परिचय करा देता हूं। बाकी तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ लिया होगा, आपको सिर्फ अर्थ समझा देता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों चालू संपत्ति, चालू संपत्ति क्या होती है? तो दोस्तों चालू संपत्ति होती है आने वाले एक वर्ष में जो किसमें परिवर्तित हो सकती है, एक वर्ष में नकद में परिवर्तित हो सकती है, नकद में परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसी संपत्ति को दोस्तों चालू संपत्ति कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, जो एक वर्ष में नकद में परिवर्तित हो सकती है ऐसी संपत्ति को चालू संपत्ति कहते हैं। अब इसमें चालू संपत्ति के उदाहरण समझिएगा। स्टॉक, स्टॉक दोस्तों स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो अपना माल है, जो अपन क्या करते हैं विक्रय करने के लिए अपने व्यवसाय में रख रखा है। तो दोस्तों माल स्टॉक होता है, जो माल है जो विक्रय करने के लिए रख रखा है। तो दोस्तों जो स्टॉक में माल है ये बिक जाएगा, जब विक्रय हो जाएगा तो अब तो ये माल मान लो 50,000 रुपए का सामान रखा है, स्टॉक रखा है, माल रखा है। जब ये विक्रय हो जाएगा, 50,000 का माल अपना विक्रय हो जाएगा, तो विक्रय के बदले में अपने को क्या मिलेगा? नकद मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। उस कैश में जब ये बदल जाएगा, विक्रय हो जाएगा, तो ये नकद माल किस में बदल गया? कैश में बदल गया। और स्टॉक में माल रखा है तो वो तो कभी भी बिक सकता है, व्यवसाय में कभी भी बिक सकता है। आने वाले एक वर्ष में बिकने की संभावना है इसकी, क्योंकि अपने पास स्टॉक में इतना ही माल रखेंगे जो आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में अपना बिक जाएगा। तो दोस्तों स्टॉक में जो माल रखा है तो स्टॉक क्या हुआ? चालू संपत्ति हुई। इसी प्रकार से दोस्तों देनदार, देनदार क्या होते हैं दोस्तों? डेबिटर, डेबिटर होते हैं देनदार। दोस्तों देनदार क्या होते हैं? जिनके अपन पैसा मांगते हैं, जिनको अपन ने क्या किया? उधार विक्रय, उधार विक्रय किया था, अब उनके पैसा मांगते हैं तो वो अपने डेबिटर्स देनदार होते हैं। तो दोस्तों ये देनदार है तो अपनी संपत्ति है, ये अपन किसी के पैसा मांगते हैं, मान लो 50,000, तो वो अपनी संपत्ति ही तो हुई, तो अपनी संपत्ति है ये। देनदार जो पैसा मांगते हैं देनदार हैं। तो इन देनदारों को क्या दिखाएंगे? चालू संपत्ति, क्योंकि ये अपन व्यवसाय में अपन 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन इसी प्रकार से अपन उधार देते हैं। अपन लंबे समय के लिए उधार थोड़ी देते हैं व्यवसाय में सामान्यतः। तो ये एक वर्ष में जब ये देनदार पैसा दे देंगे तो नकद में परिवर्तित हो जाएगा, कैश अपने पास आ जाएगा। तो ये देनदार का खाता अपन बंद कर देंगे। जो व्यक्ति अपन को, मान लो राम को अपन पैसे उधार देते हैं, अपने लेखों में राम का खाता खोलेंगे और उसके दिखा देंगे कि 50,000 रुपए राम को दिए उधार। अब दोस्तों जैसे ही राम अपने को पैसे दे के जाएगा तो राम का खाता क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। 50,000 रुपए प्राप्त हुए, दोनों साइड बराबर हो गई, 50 लिए थे, 50 जमा हो गए, तो खाता बंद हो गया। तो ये तो बंद हो जाएगा, कैश आते ही कैश में वृद्धि हो जाएगी।
वृद्धि हो जाएगी। तो ये आने वाले 1 वर्ष में नगद में परिवर्तन हो रहा है, तो देनदार भी क्या है, चालू संपत्ति है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी चालू संपत्तियां होती हैं। मैं तो एग्जाम्पल, कैश भी अपनी दोस्तों कैसी संपत्ति मानी जाती है, चालू संपत्ति मानी जाती है। नगद भी चालू संपत्ति मानी जाती है, स्टॉक भी चालू संपत्ति मानी जाती है, डेबिटर्स भी चालू संपत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों बिल्स रिसीवेबल भी चालू संपत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों ये सब अपनी चालू संपत्तियां हैं। अब दोस्तों चालू संपत्तियों की मूल्यांकन को समझेंगे। कच्चे माल, दोस्तों कच्चा माल, मान लो आप कुछ सामान का रजिस्टर्ड निर्माण करते हो, मान लो बाइंडिंग रजिस्टर बनाते हो, तो पेज लेके आए, क्या लेके आए, पेज लेके आए, तो ये आपके लिए क्या हुआ, कच्चा माल हुआ। पका हुआ माल क्या होगा आपके पास, रजिस्टर होगा। पका हुआ माल, तैयार माल क्या होगा, रजिस्टर होगा। तो ये कच्चा माल है। अर्ध निर्मित माल क्या होगा दोस्तों, आपने इनमें क्या कर दिए, छेद कर दिए, लेकिन आपने अभी बाइंडिंग का रजिस्टर बनाने के लिए इनके अंतर्गत वो स्प्रिंग नहीं डाली है, तो ये बाइंडिंग रजिस्टर नहीं बनाया, तो ये क्या हुआ, अर्ध निर्मित माल। अब समझना, कच्चा माल, अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन सदैव लागत पर किया जाता है। तो ये अवधारणा बनी हुई है, ये सिद्धांत बना रखा है कि चालू संपत्ति के मूल्यांकन में कच्चा माल है दोस्तों, कच्चा माल है, अर्ध निर्मित माल है, उसका मूल्यांकन सदैव किस पे होता है, लागत मूल्य पर हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कच्चे माल, अर्ध निर्मित माल का मूल्यांकन किया जाता है, तो दोस्तों लागत मूल्य पर। दूसरा दोस्तों तैयार माल, मान लो रजिस्टर तैयार हो गया, तो उसका मूल्यांकन किस पे करेंगे, तैयार माल का मूल्यांकन किस पे होगा, तो दोस्तों ये रजिस्टर जो तैयार हो गया, ये तैयार माल है। कैसा माल है, तैयार। अब इसको अपन बेचेंगे, तो दोस्तों तैयार माल का मूल्यांकन वर्ष के अंत में कि कितने रुपए का अपने पास तैयार माल रखा है, तो मूल्यांकन जब करेंगे तो लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर मूल्यांकन करेंगे। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम हो, मान लो आपने पास, अपन ने 100 रुपए का रजिस्टर तैयार किया और 10 रजिस्टर तैयार किए, ये तो अपनी लागत आई। अब अपन इसको बेच सकते हैं 150 रुपए में, 150 में एक बिकेगा, 10 रजिस्टरें बिकेंगे 1500 में, यानी कि वसूली, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तो है इनका, आज अगर बेचे इनको तो शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तो 1500 है, और लागत मूल्य इनका 1000 है। तो दोनों में से जो भी कम होगा उस पर तैयार माल को लिखेंगे, तो लागत पर दिखाएंगे यहाँ पे। तो आप याद रखना, तैयार माल को किस मूल्य पर, या स्टॉक बोले, यहाँ पे स्टॉक शब्द भी यूज कर सकता है, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। आपसे पूछे तैयार माल का मूल्यांकन किया जाता है, तो लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है। ये अपनी एक लेखांकन अवधारणा भी है, मैं आपको बाद में अकाउंटिंग में ये चीजें समझेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, चालू संपत्ति के मूल्यांकन में कच्चा माल पूछे, अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन तो हमेशा लागत पर होगा, तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से दोनों में से जो भी कम होगा उस पर किया जाएगा। स्कंद का लेखांकन मानदंड दोस्तों ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग होते हैं दोस्तों। ये तो अंकेक्षण करने के लिए सिद्धांत हैं, स्टैंडर्ड बना रखे हैं, और ये एएस बोले तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेखा करने के लिए स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं। तो एएस 2 में स्टॉक का मूल्यांकन करने के संबंध में बताया गया है कि स्टॉक का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में क्या बताया गया है, ये लेखांकन मानक व्यवहार समिति के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो सीए इंस्टीट्यूट की एक समिति है उसने जारी कर रखे हैं। इनका पालन करना होता है, क्या करना होता है, पालन करना होता है लेखांकन में। तो स्कंद का लेखांकन मानदंड संख्या ऐसे 2 में बताया गया। तो स्टॉक का मूल्यांकन के संबंध में आपसे पूछे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो एएस 2 है। अब दोस्तों देनदार प्राप्त विपत्र पुस्तक मूल्य पर दिखाएंगे। किस पर दिखाएंगे, देनदारों को पुस्तक मूल्य पर दिखाएंगे।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दोस्तों क्या किया जाता है? देनदार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अगर बनाया जाता है तो इसको घटा कर दिखाते हैं। मान लो दोस्तों आपके पास 50,000 रुपये आप किसी के मांगते हो। अब एकदम से आपको ये 50,000 की अगर अगला व्यक्ति मना कर देगा, क्या कर देगा? मना कर देगा तो हानि होगी। तो आपने क्या व्यवस्था कर रखी है कि आपने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए का क्या बना लेते हो? कोष। इस हानि की पूर्ति करने के लिए व्यवसाय में आपने कोष बना लिया, अपने लाभ में से 10,000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में डाल देते हो तो ये कोष बन गया। तो हर साल आप ऐसे डालते जाते हो तो इसको घटा करके दिखाएंगे इसमें से, इस प्रकार से, क्योंकि अपन ने कोष बना रखा है, 10,000 रुपये अपन ने कोष में डाल रखे हैं। तो दोस्तों इसके लिए तो यहाँ पे 10 ये कोष में पड़े हैं और यहाँ पे 50 हैं, तो इसको 40,000 पे दिखाएंगे घटा करके, और ये 10,000 है ये कोष में दिखाएंगे। अब जैसे ही अपने को मान लो 50,000 प्राप्त हो गए तो इसको लावानी खाते में वापस से भेज देंगे जहां से अपने एडजस्ट किया था। तो दोस्तों अब समझना, देनदार प्राप्त पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है। और आप तो बस ये याद रखना, देनदार और प्राप्त विपत्र किस पे दिखाया जाता है? पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है। पुस्तक मूल्य पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट घटाकर बताते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को क्या करते हैं? घटाते हैं, पुस्तक मूल्य में से घटा के फिर दिखाते हैं, इतना याद रखना। क्षयशील संपत्ति दोस्तों, क्षयशील संपत्तियां कौन सी होती हैं? खान होती है, खादान होती है, गैस होती है, पेट्रोल के कुएं होते हैं। क्षयशील हैं ये, क्षय यानी कि समाप्त हो गए तो इनको बनाया नहीं जा सकता। मान लो पेट्रोल का कुआं है और उसमें पेट्रोल समाप्त तो हो गया, तेल का कुआं है उसमें तेल समाप्त तो हो गया, तो दोस्तों अपन इसको बना नहीं सकते तेल को। गैस के कुएं हैं दोस्तों, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, एलपीजी है, इनको अपन बना नहीं सकते। ये प्राकृतिक रूप से जमीन में मिलते हैं, ये समाप्त हो गए तो बना नहीं सकते। खान है, पहाड़ है, पत्थर है दोस्तों, अपन बना नहीं सकते, ये भी समाप्त हो गए तो समाप्त हो गए। तो क्षयशील संपत्ति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? दोस्तों कुछ लोगों के पेट्रोल के कुआं भी होता है तो वो भी एक व्यवसाय होता है। जैसे पचमदरा में अपने रिफाइनरी लगी हुई है तेल की, तो वो भी वहां पे तेल निकालते हैं, तेल का शोधन करके पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में बदलते हैं। तो ये कार्य जो होता है तो वो भी उनका व्यवसाय है, बिजनेस है। तो ऐसा व्यवसाय हो जिनकी क्षयशील संपत्ति हो, जिन व्यवसाय में ऐसा व्यवसाय हो, तेल का व्यवसाय हो, गैस का हो, खान हो, किसी के पास पहाड़ हो, पत्थर हो, संगमरमर के हो, या अपन बोले किसी ग्रेट नाइट का पत्थर की खान किसी ने ले रखी हो लीज पर सरकार से, तो उसकी एक समय सीमा होती है, समय सीमा होती है, वो समाप्त तो होना है। तो दोस्तों क्षयशील संपत्ति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? मूल्यह्रास की रिक्तीकरण विधि का काम आती है। इसमें डेप्रिसिएशन निकालने की दोस्तों, मूल्यह्रास निकालने की कि इसमें मूल्य में कितनी कमी हुई इस साल, इसकी भी अनेक विधियां हैं, उनमें से रिक्तीकरण विधि काम आती है। आपसे ये अकाउंटिंग में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है, 90% यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, आपसे पूछेगा क्षयशील संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि काम आती है मूल्यह्रास की, तो आपको करना है रिक्तीकरण विधि। तो क्षयशील संपत्ति के मूल्यांकन में मूल्यह्रास की रिक्तीकरण विधि काम आती है। मूल्यांकन शेष बची उपयोगिता मूल्य पर किया जाता है। मूल्यांकन किस पर किया जाता है? शेष बचे उपयोगिता मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों क्षयशील संपत्ति का मूल्यांकन। अब शेष बचा हुआ उपयोगिता मूल्य कैसा होता है दोस्तों, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। मान लीजिए किसी खान में 10,000 टन पत्थर के लिए अपन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया सरकार से, क्या ले लिया? लीज ले ली। 10,000 टन पत्थर के लिए लीज ले ली अपन ने सरकार से, और अपन ने लीज ली है मान लो 10 लाख में।
10 लाख रुपए हमने सरकार को दिए, लीज मिली, 10,000 टन पत्थर निकलेगा इसमें से। तो अपना ये व्यवसाय है, इस व्यवसाय में अपन क्या करेंगे दोस्तों, और लास्ट में तो इस व्यवसाय में अपन क्या करेंगे, 10,000 टन लीज है। अब मान लो इस वर्ष अपन ने निकाला 2,000 टन पत्थर। कितना पत्थर निकाला, 2,000 टन पत्थर निकाला, और टोटल पत्थर कितना निकलेगा, 10,000 टन निकलेगा। और इसको गुना किससे करेंगे, 10 लाख रुपए से गुना कर देंगे। 10 लाख रुपए से गुना कर देंगे तो 4 जीरो से दोस्तों 4 जीरो कटे। अब दोस्तों आगे करेंगे तो 2,000, ये 2 लाख आ गया। तो दोस्तों ये हो गया, ये क्या आ गया, ये डेप्रिसिएशन आ गया, मूल्य की हानि आ गई। मान लीजिए 10 लाख रुपए की अपन ने लीज ली, 10,000 टन पत्थर निकलेगा। इस वर्ष अपने 2,000 टन पत्थर निकाल लिया, तो अपन ने हानि कितने की कर ली, मूल्य में हास्य कितने होगा, इस खाने के मूल्य में हास्य कितना होगा। तो 10 लाख की अपने टोटल पड़ी थी, 2 लाख टन अपन ने निकाल लिया, तो 2 लाख रुपए का मूल्य का अपन ने मूल्य ह्रास हो गया। ये लीज अब कितने की बचेगी, 8 लाख की बचेगी। तो ये जो मूल्य ह्रास हुआ है पुस्तकों में अपनी इस लीज को, संपत्ति को, अब भाई सरकार को तो 10 लाख दे दिए, तो अपनी तो संपत्ति हो गई ये 10 लाख की। अब इस संपत्ति को अपन 8 लाख पर दिखाएंगे पुस्तकों में, 2 लाख रुपया डेप्रिसिएशन हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, उपयोगिता मूल्य आधार पर निकाला गया वसूली योग्य मूल्य, उपयोगिता मूल्य हो गया। शेष बचा उपयोगिता, इसका शेष बचा हुआ उपयोगिता मूल्य कितना था, यहाँ 8 लाख रुपए था। तो दोस्तों रिक्तीकरण विधि से क्षयशील संपत्तियों का हास्य किस विधि से ज्ञात किया जाता है, आपसे पूछे तो रिक्तीकरण विधि से। इसका मूल्यांकन कहाँ पे, किस मूल्य पर किया जाता है, तो शेष बचे उपयोगिता मूल्य पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। अब दोस्तों अमूर्त संपत्ति का मूल्यांकन। अब ये दोस्तों अमूर्त क्या होता है ये समझेंगे अपन एक बार। दोस्तों अमूर्त क्या होता है, अमूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति जो क्या है, दिखाई नहीं देती। जैसे दोस्तों पेटेंट, जैसे दोस्तों गुडविल, ट्रेडमार्क। पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट, तो दोस्तों ये संपत्तियां कैसी संपत्ति है, पेटेंट क्या होता है दोस्तों, अधिकार होता है, अधिकार होता है। मान लो किसी कंपनी का आपने क्या ले ली, एजेंसी ले ली, तो दोस्तों ये आपके पास अधिकार हो गया, पेटेंट हो गया। मान लो आपने हीरो हीरो बाइक की क्या ले ली, एजेंसी ले ली, तो दोस्तों आपके पास क्या आ गया, पेटेंट आ गया कि आप केवल जैसे जिस क्षेत्र में आप एजेंसी लेंगे, मान लीजिए आपने, आपका शहर, मैं क्या बताऊं, छोटा कस्बा कोई देखता हूं, शाहपुरा, शाहपुरा आपका कस्बा है, और आपने हीरो बाइक की क्या ले ली, मोटरसाइकिल कल की क्या ले ली, एजेंसी ले ली, बाइक की एजेंसी ले ली। तो ये आपके पास पेटेंट हो गया। आप शाहपुरा में हीरो की नई बाइक केवल कौन बेचेगा, आप बेचेंगे। और जब ये पेटेंट लेंगे तो दोस्तों आप कंपनी को पैसे चुकाएंगे, हीरो कंपनी आपसे पैसे लेगी आपको शोरूम देने के नाम पर, या आपको पैसे लेगी हीरो का शोरूम देने के नाम पर। इसमें कंपनी का कुछ नहीं लगेगा। इससे आपसे मान लीजिए 10 लाख रुपए ले लिए कंपनी ने, हीरो का शोरूम देने के लिए कितने ले लिए,
10 लाख रुपए ले लिए, इस 10 लाख का आपको कुछ भी माल नहीं देगी वो। इस 10 लाख से आपको सिर्फ आप हीरो कंपनी की बाइक खरीद करके कंपनी से बेच सकते हैं अपनी शोरूम में। तो इस नाम के हैं केवल, तो ये पेटेंट हो गया। अब बाइक खरीदोगे 10 तो उसके आपको अलग से देने पड़ेंगे, ये तो सिर्फ उसकी बाइक बेचने का अधिकार लेने के पैसे हैं, शोरूम खोलने के पैसे हैं। शोरूम खोलने के लिए जो अपन ने कंपनी से जो क्या लिया, परमिशन लिए, उसके पैसे हैं, तो ये पेटेंट हो गया। तो ये भी एक प्रकार की संपत्ति है दोस्तों, क्योंकि अपन ने तो खरीदा है। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। दोस्तों मान लीजिए ट्रेडमार्क क्या होता है दोस्तों, किसी के सिंबल का उपयोग करना, किसी के चिन्ह का उपयोग करना ट्रेडमार्क कहलाता है। तो दोस्तों ये ट्रेडमार्क क्या होता है, मान लो आपने किसी से कांटेक्ट कर लिया कि मैं आपके नाम से माल बेचूंगा, तो ये ट्रेडमार्क होता है। जैसे जैसे टाटा अपना नाम लगा करके तोता नमक बेचे, टाटा कंपनी किसी दूसरी कंपनी का नमक अपना नाम लगा के बेचे, तो ये क्या हो गया, या किसी को टाटा कंपनी अधिकार दे दे कि आप हमारे नाम से गाड़ी बना के बेचिए, तो दोस्तों ये क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। ये भी एक तरह से इसी तरीके से, जिस तरीके से शोरूम मिलता है इसी तरीके से इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो ये भी एक संपत्ति होगी। कॉपीराइट दोस्तों, पुस्तक लिखने का क्या होता है, कॉपीराइट होता है। किसी की कुछ एक व्यक्ति की लिखी हुई पुस्तक को आप कॉपी नहीं कर सकते, उसको फोटो कॉपी करके विक्रय नहीं कर सकते, नियमों में तो यही है। तो ये कॉपीराइट है, उसका कॉपीराइट है, तो ये भी एक क्या है, संपत्ति है। तो ये अमूर्त संपत्तियां होती हैं। अब इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे समझिएगा। मूर्त संपत्ति का मूल्यांकन, अमूर्त संपत्ति के मूल्यांकन का वर्णन आपसे पूछे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया गया है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। आपको ये याद रखना है, अमूर्त संपत्ति का मूल्यांकन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया गया है, लेखा मानक में किया गया है पूछे तो AS 26। कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स माइनस में परिशोधन राशि। अब दोस्तों 5 साल के लिए आपने पेटेंट कराया, मान लो 10 लाख रुपए में कोई संपत्ति क्रय की, आपने 5 वर्ष आप हीरो के शोरूम 5 वर्ष के लिए आपको दे दिया, 5 वर्ष चलाने के लिए। अब आपको दोस्तों 10 लाख में आपको ये मिला है कि 10 लाख रुपए देना, फिर 5 वर्ष तक हमारी बाइक बेच सकते हो आप। तो 10 लाख रुपए दे दिए, तो दोस्तों 2 वर्ष हो गए आपको बेचते हुए 5। अब ये 10 लाख रुपए में आपका कितना बचेगा, दोस्तों 4 लाख रुपए का आपने क्या बेच लिया, 4 लाख रुपए का दोस्तों आपने क्या किया, 4 लाख रुपए का मूल्य का परिशोधन राशि है ये 4 लाख रुपए। इसका आप उपयोग कर चुके, इस पीरियड का, इस समय की संपत्ति का। अब आपके पास सिर्फ 6 लाख रुपए का पेटेंट बचा है, क्योंकि आपने 2 वर्ष तो उपयोग कर लिया, 3 वर्ष का बचा है, तो 6 लाख का पेटेंट बचा है। तो दोस्तों इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, माइनस में परिशोधन राशि घटा देंगे तो वो अमूर्त संपत्ति का मूल्यांकन आ जाएगा। अब पशुधन का मूल्यांकन कैसे करेंगे। अब दोस्तों पशुधन है, मान लो आपने कोई डेयरी खोल रखी है, तो ये आपका व्यवसाय है, तो आप जब अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो पशुधन आपके लिए क्या है, संपत्ति है। और इस संपत्ति का वार्षिक रूप से पुनर्मूल्यांकन विधि से किया जाता है मूल्यांकन, क्योंकि दोस्तों जब पशुधन दूध देता है तो उसका अलग मूल्य होता है, जब वो दूध नहीं देता तो उसका बहुत कम मूल्य होता है। तो इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, वर्ष के अंत में देखा जाएगा कि पशुधन अब कैसी स्थिति में है, तो उसी आधार पर कि उसका क्या किया जाएगा, वार्षिक पुनर्मूल्यांकन विधि। तो दो आपसे पूछे पशुधन का मूल्यांकन किस विधि से किया जाता है, तो पुनर्मूल्यांकन विधि, वार्षिक पुनर्मूल्यांकन विधि से किया जाता है। अब दोस्तों कृत्रिम संपत्तियों का मूल्यांकन। अब ये दोस्तों कृत्रिम संपत्तियां होती क्या है, ये वास्तव में संपत्तियां होती ही नहीं है, सही बात बताऊं तो आपको, वे वास्तव में संपत्तियां ही नहीं होती है ये कृत्रिम संपत्तियां। आप समझना दोस्तों ये क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। खर्चे कैसे हैं, वो अधिक राशि के होते हैं। अब जैसे मान लो ये खर्चे अधिक राशि के कैसे हैं,
मान लो आपको कोई व्यवसाय है और उसकी पूरी व्यवस्था करने में, मान्यता लेने में, चालू करने में, कागज तैयार कराने में, कानूनी पूर्ति करवाने में, ये सब कार्य करने में लिए आपके लिए व्यवसाय में एक खर्चा हो गया। अब खर्चा कितना हो गया? खर्चा हो गया मान लो 10 लाख रुपए, और आपका इस वर्ष जो लाभ हुआ वो हुआ 50,000। तो दोस्तों ये तो अब इसको, ये खर्चा था, ये व्यवसाय प्रारंभ में, पहली साल में जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, अब ये भविष्य में ये खर्चा नहीं होगा। ये प्रारंभ किया था व्यवसाय इसलिए ये खर्चा हुआ था कुछ, और ना तो ये स्थायी संपत्ति का है, ना इसमें कोई अस्थायी संपत्ति की, लेकिन ये कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, चालू करने के लिए, मान्यता लेने के लिए इधर से उधर जाना पड़ा, उन सब बातों पे जो खर्चा हुआ वो खर्चा ये हर वर्ष नहीं होगा, प्रति वर्ष नहीं होगा, लेकिन ये खर्चा किया अपन ने, मान्यता प्राप्त की व्यवसाय को, तो इस व्यवसाय का लाभ तो 1 से अधिक वर्ष तक मिलेगा। तो इस खर्चे को क्या करेंगे दोस्तों? अब इसी वर्ष के लाभ में से अगर इसको घटाएंगे तो अपने को क्या लगेगा? व्यवसाय तो बहुत हानि में गया। नहीं दोस्तों, ये व्यवसाय के प्रारंभ करने में पहले वर्ष में जो खर्चा हुआ, जो बड़ी राशि का खर्चा है, जिसका बेनिफिट, लाभ कई वर्षों तक मिलेगा, तो ऐसे खर्चे को अपन 1 वर्ष में नहीं घटा करके प्रबंधक निर्धारित करते हैं कि इस खर्चे को हम 10-10 हजार रुपए प्रति वर्ष लाभ में से घटा देंगे। तब तक इसको क्या दिखाते रहेंगे? बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे। बैलेंस शीट में तब तक इसको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये कृत्रिम संपत्ति बन गया बैलेंस शीट में, क्योंकि खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है तो बैलेंस शीट में एसेट्स साइड आएगी ये, तो एसेट साइड लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे? कृत्रिम संपत्ति कहा जाएगा। इसको धीरे 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 इसको इसमें लाभ में से घटाते रहेंगे हर वर्ष के में, और यहाँ से ये समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा तो बैलेंस शीट से समाप्त हो जाएगा। तो ये एक तरह से कृत्रिम संपत्तियों का मूल्यांकन। दोस्तों प्रारंभिक व्यय, तो ये जब मैंने बताए जो एग्जाम्पल दिए, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपक व्यय, दोस्तों शेयर जारी किए तो कमीशन देना पड़ा किसी भी कार्य के लिए, वो अभिगोपक व्यय होता है। ऋण पत्रों का जारी करने पर बट्टा, अब डिवेंचर्स जारी किए, लोन लिया अपन ने, बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, यानी कि अपने को कुछ नुकसान हुआ उस पे, तो वो दोस्तों जो नुकसान हुआ ब्याज का, वो तो दोस्तों ऋण तो 5 वर्ष तक अपन काम आएगा और 5 वर्ष बाद चुकाना है, तो इसको 5 वर्ष में बांटेंगे इस खर्चे को। तो ये एक तरह से खर्चे को कई वर्षों में बांटने का एक तरीका है। तो इसमें क्या किया जाता है? बुक वैल्यू पर दिखाया जाता है दोस्तों, बुक वैल्यू पर दिखाया जाता है इस खर्चे को बैलेंस शीट में। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये कृत्रिम संपत्तियां होती हैं, ये सब जो एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। तो कॉस्ट प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, जो खर्चा घटा चुके लाभ में से उसको घटा घटा करके दिखाते रहेंगे। तो ये हो गए दोस्तों अपनी मूल्यांकन की विधियां। अब अपन कल जो पढ़ेंगे, दोस्तों कल जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ, सत्यापन, संपत्तियों का सत्यापन पढ़ेंगे। और कल अपना ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। कमेंट करके बताते रहें कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।